द डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991। इसमें क्या था, ये आपके सिटीज़ के लिए बनाया गया था, अर्बन इलाके के लिए बनाया गया था, जिसमें डेवलपमेंट इसको कंट्रोल में भी लाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके जो मन में आए आप उतना बनाएं, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। इसको रोकने के लिए ये डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991 में लाया गया। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ FSI दैट इज़ फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। एंड TDR दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट। ये क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट? और उसके पहले FSI ये होता है कि कितनी बिल्डिंग्स कितने फ्लोर की आपको अलाउ की जा सकती है, कितने फ्लोर तक आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, ताकि अगर इमरजेंसी आए या कुछ आए तो आपके वो बिल्डिंग के सराउंडिंग में बहुत इमरजेंसी फैसिलिटीज़ पहुंच सके, या वो बिल्डिंग अगर गिरती है तो आसपास की बिल्डिंग्स को या आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए FSI बनाया गया। सेकंड आता है दैट TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। इसमें ये होता है कि आप जब उतने कैपेबल नहीं हो कि आप प्रॉपर्टी एट लार्ज आप डेवलप कर पाएँ, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बिल्डर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। ये अक्सर चौल में होता है, छोटे छोटे स्लम्स में होता है, जहाँ पे एक साथ उनके पास वो नहीं होता फंड, तो वो एक कोई बिल्डर आएगा और उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। कंटेन इन द डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन फॉर ग्रेटर बॉम्बे 1991 रेफर टू एज DC रेगुलेशन आर डिस्कस। अब इसमें हमको 3 ही पॉइंट मेन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पहला FSI, दूसरा TDR और थर्ड वन हेरिटेज बिल्डिंग एंड प्रेसिंग। अपने बहुत सारी चीज़ें, अभी हम अगर मुंबई की बात करें तो अगर आप मुंबई के इधर चले आएंगे तो काला घोड़ा और इस तरफ आपको हर जगह आपको ऐसी ही बिल्डिंग्स मिलेंगी जो बहुत हेरिटेज में है, राइट। और टाइम टू टाइम उनके डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, टाइम टू टाइम उनको सुधारना भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्या उसके तरीके होंगे, इसका भी होना ज़रूरी है। तो इसके बारे में डिटेल आपको मिलती है द डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991। ओके, तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में बांटा है, दैट इज़ FSI, TDR और हेरिटेज बिल्डिंग। फर्स्ट वी डिस्कस FSI। याद रखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर योर सिविल प्रैक्टिस, या जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी FSI बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी बिल्डर के लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, किसी ऐसे यूनिट के आप लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, ठीक है, या आप चलिए कॉर्पोरेट के एडवोकेट ही हैं, बट अगर नॉर्मल आदमी कोई आता है आपसे हेल्प मांगने तो कम से कम FSI जैसा कॉमन टर्म आपको पता हो, बिकॉज एक आप ही हैं जो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आपको लॉ अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, FSI या FIR एक ही चीज़ मानी जाती है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI या फ्लोर एरिया रेशियो FAR। ये आपने कॉमन टर्म अक्सर सुने हैं जब आप कोई बिल्डिंग ख़रीदने जाते हैं, बिल्डिंग में कोई फ्लैट ख़रीदने जाते हैं, राइट। लेकिन कभी उसका मीनिंग समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जब हमारी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हम सोचते भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्मूला विच इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस on a particular plot of a land. It is thus measure of the intensity of the site being developed. The greater FSI, the greater can be construction on a given piece of land. जितना FSI होगा उतना ही आप कंस्ट्रक्शन ग्रेटर कर सकते हैं,
मीन्स FSI और FAR विल डिसाइड द इंटेंसिटी कि कितना आप उस लैंड पे डेवलपमेंट कर सकते हैं. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ FSI is very useful to the public authorities to limit the amount of a construction even in given part of a city. Means FSI अगर क्लियर होगा, FSI अगर फिक्स्ड होगा, तो जो अथॉरिटी आपकी लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उनको लिए भी इजी होता है कि कंस्ट्रक्शन को लिमिट कैसे करना है. कहीं ना कहीं पब्लिक को नॉलेज होती है. जब भी वो हम बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेने जाते हैं तो FSI चेक करना ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता रहे कि अपने जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट लेने जा रहे हैं वो लीगल है या नहीं. ठीक है, और FSI कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है. इन यूनाइटेड किंगडम द प्लॉट रेशियो और साइट रेशियो आर यूज्ड टू इंडिकेट द सेम, whereas the ऑस्ट्रेलिया प्रेफर द टर्म फ्लोर स्पेस रेशियो. UK में इसको प्लॉट रेशियो कहा जाता है या साइट रेशियो, और ऑस्ट्रेलिया में इसको फ्लोर स्पेस रेशियो. ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है FSI और FAR. बिल्डर्स आर वेरी यूज्ड टू इन दिस टर्म. ठीक है, तो रेगुलेशन 2 (42) the DC regulations defines FSI as the ratio of the combined gross floor area of all floors except the area specially exempted under the regulation, for instance passage, staircases, chimney, lift room, lift wall, etc. to the total area of the plot. Means total फ्लोर्स के आपके एरिया जो हम जोड़े जाते हैं, बट इसमें लिफ्ट एरिया, स्टेयर केस, इन सबको नहीं जोड़ा जाता. ओके, और उसको डिवाइड किया जाता है प्लॉट एरिया से. ठीक है, तब आता है आपका FSI. सो सपोज जैसे आपके पास 100 स्क्वायर फुट की जगह है और आपने 20 माले की बिल्डिंग बना दी 10-10 स्क्वायर फुट के हिसाब से, तो आपका 200 स्क्वायर फुट हुआ टोटल फ्लैट. लिफ्ट और स्टेयर केस को हटा दें और आपका बिल्डिंग का जो प्लॉट है वो 100 स्क्वायर फुट का है, तो आपका FSI 200 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2. ऐसे आपका FSI निकाला जाएगा. और जो रेगुलेटेड FSI होगा वो इससे मैच करना चाहिए या उसके उस लिमिट को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए. इट्स सेम एज अ सीलिंग. वहाँ पे सीलिंग होती थी एग्रीकल्चर लैंड की, यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टेड है अथॉरिटी के पास राइट है डिमोलिश करने का आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस. ठीक है, अथॉरिटी आपका डिमोलिश कर सकती है वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर. इन अदर वर्ड, if the total carpet area of the all floors of the building is divided by the area of the land on which the building is built, resulting figure is the FSI of that plot of a land. क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, कि मतलब जितने माले की बिल्डिंग होगी जो उसके फ्लैट्स का कारपेट एरिया होगा, फ्लैट्स का, अगेन आई एम सेइंग, और कारपेट एरिया मीन्स जो आपका वॉल के अंदर रहता है, लिफ्ट, आपका स्टेयर केस, फायर एग्जिट के लिए जो बनाया जाता है, उन सबको एग्जेम्प्टेड रखा जाता है. इसीलिए आप देखिए जब भी आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में या उसमें जाएंगे बिल्डिंग्स में, तो ये लिफ्ट और इनके लिए पैसेज बहुत एक्स्ट्रा स्पेस में रखा रहता है. अपने को भी लगता है यार ये एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है, यूजलेस है. बिल्डिंग के बीच में एक हॉलो पोर्शन रहता है जिसमें चाहें तो 2 फ्लैट और बन सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं FSI से बचने के लिए होता है. उतना एरिया उन्होंने कवर भी कर लिया. आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको छोटे छोटे फ्लैट्स मिलते हैं, क्यूबिक एरिया में आपको फ्लैट मिलते हैं. 4 BHK या 3 BHK चले जाइए तो लगता है कि भाई वो छोटे छोटे बाथरूम हैं. हमारे पुराने फ्लैट्स के बाथरूम होते थे उतने बड़े, जितने में बेडरूम वो डाल देते हैं. वो FSI से बचने के लिए ही है, एक रेगुलेशन लाने के लिए. ठीक है, तो इसको कहा जाता है. तो FSI इज दस द रेशियो बिटवीन द अलाउड बिल्डअप एरिया ऑफ अ बिल्डिंग एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच इट स्टैंड्स. FSI समझ में आया आपको?
Thus, if the government has fixed an FSI 1.0 of the particular plot measuring 100 square meter, the builder can build only 100 square meters of the build-up area on that plot. अगर FSI 1.0 फिक्स है और आपका प्लॉट है 100 स्क्वायर मीटर का, तो आप ऊपर कितना जा सकते हैं? 100 स्क्वायर मीटर, राइट। अब आप वो 5-5 स्क्वायर मीटर के 20 माले के बना लो, या फिर 100 स्क्वायर मीटर या 50 स्क्वायर मीटर का 2 माले की बिल्डिंग बना लो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट योर लिमिट शुड नॉट क्रॉस FSI लिमिट, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली FSI of an 2.0 would indicate that the total floor area of the building can be 2 times of the area of the plot which is built। मीन्स अगर 2.0 है फ्लोर स्पेस इंडेक्स का, आपका टोटल FSI डिसाइड किया है, दैट मीन्स आपके एरिया जितना है उसका डबल। ओके, इस तरह से आपका FSI कैलकुलेट किया जाता है। वेरी सिंपल फॉर्मूला, जिसके आधार पे आप पता कर सकते हैं कि जिस भी बिल्डिंग में आप प्लॉट लेने जा रहे हैं वो लेने लायक है या नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं तुरंत। ओके, जिससे खुद भी अवेयर होते हैं आप और दूसरों को भी बता सकते हैं। इट दस बिकम क्लियर दैट द हायर द FSI ग्रेटर इज़ द बिल्डअप एरिया फॉर दैट प्लॉट। ये तो बहुत क्लियर सी बात हो गई, FSI जितना हायर रहेगा उतना ही आपका बिल्डअप एरिया भी ज़्यादा रहेगा। Whereas most cities in India have increased the FSI over a period of year. In Mumbai, FSI actually gone down from 3.5 to 1.33 over the past few years. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी, पहले मुंबई में FSI था 3.5 का। मीन्स अगर आपके पास 3000 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप नियर अबाउट 10,500 स्क्वायर फीट का आप डेवलपमेंट कर सकते थे। इतना आप, इसीलिए तब आपको लार्जर फ्लैट मिलते थे। पुराने मुंबई में अगर आप जाएंगे ग्रेटर मुंबई साइड में तो आपको फ्लैट दिखेंगे, लगेगा कि हॉल है, राइट। अगर आप ये जुहू बीच की तरफ और इस तरफ चले जाएं तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि एक्स्ट्रा बिल्डिंग, आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े फ्लैट कैसे पॉसिबल है। बट उसी जगह अब आप जगह नए फ्लैट्स में जाते हैं, जो नए डेवलपमेंट में जाते हैं, वहाँ पे FSI 1.33 का है, इसीलिए आधे से भी कम रह गया है, तो फ्लैट भी उतने ही रह गए हैं। ओके, मेनी सिटीज़ इन द कंट्री have abandoned the concept of FSI and have implemented the coverage law. Thus, maximum permissible floor space index are laid down in a tabular form in Regulation 32 of the DC Regulation. हर जगह का FSI अलग अलग है, तो उनके लिए अलग अलग एक टेबुलर फॉर्म भी है। इस टेबुलर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म ना बोल के आप रेकनर बोलेंगे, रेकनर, ठीक है। आप टेबुलर फॉर्म बोलेंगे तो थोड़ा सा एक डाउन लेवल लगता है, क्योंकि अब आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो रेकनर के अकॉर्डिंग आपको FSI पता चलता है। दस, फॉर इंस्टेंस इन द आइलैंड ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई द FSI इज 1.33, whereas the different FSIs are prescribed for the suburbs and extend suburbs of the city। मुंबई के लिए 1.33 है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए। सबर्बन्स में अलग अलग FSI आपको मिलते हैं, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 32 में, ठीक है। इसमें सेक्शन नहीं है, इसमें रेगुलेशंस हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ एक्ट, दिस इज़ अ रेगुलेशन, ठीक है। तो इसको आप रेगुलेशन बोलेंगे। सेक्शन रेगुलेशन 33 प्रोवाइड फॉर द एडिशनल FSI in certain circumstances like construction of educational and medical institute and institute buildings of a government, public authorities and registered public charitable trust। इसमें आपको एडिशनल FSI मिलता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या बिल्डर्स या नेता हैं, ये क्यों बनाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? FSI को क्लियर करने के लिए, ताकि लैंड ऑक्यूपाई हो सके। हाँ, मान सकते हैं कि उनका
सम ऑफ द लोगों का ही ये होता है, बट होता तो है, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको FSI एक्स्ट्रा मिलता है, उसको आप बोलते हैं एडिशनल FSI, जिसमें आपको छूट मिलती है FSI में, ये कहलाता है एडिशनल FSI। एडिशनल FSI इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज विच आर मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। जैसे आपकी बॉम्बे लाइब्रेरी 100 ईयर्स ओल्ड है, ऐसे में भी आपको एडिशनल FSI मिलता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर 100 ईयर ओल्ड माना जाता है। ओके, अंडर क्लास A of the Rule 10 of the Maharashtra Public Library Rules, and as regard the starred hotel, FSI of 3.0 can be granted to 1 star, 2 star and 3 star, and FSI of 4.0 to 4 star, and FSI of 5.0 to 5 star होटल। इसीलिए आप जब भी मुंबई के आप 5 स्टार होटल देखें, आप हयात चले जाएं या ताज चले जाएं, वहाँ पे आपको अच्छे खासे सूट्स अवेलेबल है, वो इसी FSI की वजह से। तो याद रखिए, होटल्स अप टू 3 स्टार आपको 3.0 की FSI है, 4 स्टार के लिए 4.0, 5 स्टार के लिए 5.0। इसीलिए आपको जितने आप लग्जरी होटल में जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। लोगों के बेडरूम नहीं होते जितने बड़े उनके बाथरूम होते हैं, वो इसी वजह से होता है। ये इसी FSI का वो है कि एक लग्जरियस आपको देना है, क्योंकि 5 स्टार होटल के बट ऑब्वियसली चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो उस हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ भी आपको देनी है। इन वन केस a housing society made illegal construction in the violation of FSI to extent of more than 24,000 square feet. The administrator passed an order of demolition of 8 floors. The Supreme Court held that the unlawful construction made by the society was in clear and flagrant violation of FSI. The court upheld the administrator order and observed that in this case should be pointed to all builders that making of unauthorized construction never pays and is against the interest of the society. ये 1992 में हुआ था, प्रतिभा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और 24,000 स्क्वायर फीट का एरिया था एक्सटेंड, मतलब आप सोचिए कितना लार्जर रहा होगा। 24,000, अगर आप 2,000 के भी एक फ्लैट मान लें या 3,000 के एक फ्लैट मान लें, तो 8 परिवार मैक्सिमम या मिनिमम माने जा सकते हैं, और 1,000 के मान लें तो 24 फैमिलीज़ का प्रॉब्लम था। बट देन टू कोर्ट ने इसको कहा कि इसको एक पिन पॉइंट रखते हैं, ताकि जो आने वाले डेवलपर्स हैं उनको भी ये बात पता हो कि कैसे आपको कितने रेगुलेशन में काम करना है, ताकि आप अपनी मनमानी ना चलाएं। जो लॉ दिया है, यू हैव टू फॉलो द लॉ। ओके, ये डिसाइडेड हुआ था 1992 में। ओके, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, नेक्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रेगुलेशन, TDR, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। इससे रिलेटेड मैटर्स भी आते हैं, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिमिलर एज FSI। FSI से अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे कोई भी अथॉरिटी किसी भी कंस्ट्रक्शन को इलीगल कैसे डिक्लेयर करती है। हमारे मन में भी आता है क्वेश्चन कि ऐसे कैसे हो सकता है, खाली ऊपर का एक फ्लोर इलीगल है और बाकी सब लीगल था। मेरे दिमाग में भी आता था, क्योंकि उस समय ये FSI हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होता था। ठीक है, तो अब FSI आपको पता है। अब आते हैं हम TDR, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट under which in certain cases the development potential of the plot of a land is separated from the land itself and made available to the owner of the land in the form of development right certificate, DRC, which can be used on some plot of a land generally in a less developed area, or which he can transfer to another person for a consideration. Means suppose एक फार्मर है या एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास NA प्लॉट अवेलेबल है, उसने कलेक्टर से परमिशन ले ली है, उसका प्लॉट NA प्लॉट भी हो गया है। अब ऐसे में
वो आपको अपना प्लॉट बेचता है, बट वो फुल प्लॉट नहीं बेच रहा, या आप फुल प्लॉट नहीं ले रहे, तो जितना यूज़ का आपका था उतना बीइंग एज अ बिल्डर आपने ले लिया। बचे हुए प्लॉट को आप देते हैं TDC DRC, दैट इज़ डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट। इसके अकॉर्डिंग आपसे ली हुई जगह पर बिल्डर ने आपसे जो जगह ली है उतने पे तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन जो उसके साथ की एडजेसेंट लैंड है जिसके आप ही ओनर हैं वो आपको वापस कर देगा। एंड यू हैव अ एब्सोल्यूट राइट टू सेल योर लैंड टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो अंडर द TDR पॉलिसी builders are compensated in kind if they surrender a part of their land to the government for public purpose like construction of a park, widening of a road or slum rehabilitation. The purpose of TDR is to shift building activities from intensity developed part of the city to moderately or sparsely developed parts of thereof. Means जब आपकी एक जगह गवर्नमेंट लेती है तो आपको TDR दे देती है बिल्डर्स को कि आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ से उठा के कहीं और ले जाएं, तो कंपेंसेशन मिलता है आपको। ओके, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया एज पर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपेंसेशन गवर्नमेंट कंपेंसेट करती है और आपको उठाकर कहीं और भेजती है। ठीक है, द TDR thus making available to the certain amount of additional built up area to the owner of a piece of a land in lieu of the area relinquished or surrendered by him, so that he can use that extra built up area himself or some other plot of the land or transfer it to the another person for agreed sum of money. इसीलिए TDR बनाया गया। The purpose of TDR is to minimize the time required for the process of acquisition of a land in urban area. अगर TDR में ईज़िली आपका कंपेंसेशन मिलता है, आप अपना गवर्नमेंट को देके TDR लेके एक कंपेंसेशन लेके आप अपना प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसे में आपका लैंड एक्विजिशन जो गवर्नमेंट को लेना है फॉर पब्लिक पर्पस वो ईज़िली हो जाता है। ओके, तो लैंड एक्विजिशन की इन सारी एक्टिविटीज़ को थोड़ा ईज़ आउट करने के लिए TDR जोड़ा गया। ठीक है, और ये पब्लिक पर्पस किस चीज़ के लिए होता है? पे ग्राउंड है, आपका पार्क्स है, या और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द TDR पॉलिसी हैज रिजल्टेड इन द एडिशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख स्क्वायर मीटर इन द सिटी ऑफ बॉम्बे। इतने लार्जर अमाउंट को अगर जो आपकी स्पेस थी, प्लेस थी, अगर आप लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू जाते तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। लैंड एक्विजिशन में आपने 12 स्टेप्स देखे हैं, उनको फॉलो करना होता है, उसके बाद आपका लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चालू होता है। बट TDR में सिंपल बार्गेनिंग है, आपका लैंड एक्वायर करेंगे, आपको कंपेंसेट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट कहीं और सेटल करवा देंगे, तो ये थोड़ा ईज आउट वे में माना जाता है। द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इज़ रेगुलेटेड इन मुंबई बाय रेगुलेशन 14 and Appendix 7 of the DC regulation. Under said regulation in Mumbai, DRC can also originate, that is be issued in any part of the city, however can be used on any plot of the same ward as that in which they have originated. Means आपने देखा है मुंबई, ये आपके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एरियाज़ होते हैं वो वार्ड वाइज बटे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर TDR मिला है, कंपेंसेशन गवर्नमेंट ने दिया आपके लैंड को एक्वायर करके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं और ही भेज दें। अगर उसी वार्ड में जगह अवेलेबल है तो आपको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये नहीं है कि नहीं अब आपने इस सिटी से के लिए TDR लिया था, अब आपको इस सिटी से बाहर ही जाना है, ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आप एडजेसेंट प्लॉट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड, ऑन एनी प्लॉट लाइंग to the north of the plot which they have originated. However, in both cases they cannot be used island city of the Mumbai. Islands को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्थ साइड में जितना अलाउड है आप कर लीजिए, बट आइलैंड को नहीं।
ठीक है। Appendix 7 of the DC rule also contains a list of the area where DRC cannot be used. कहाँ पे DRC यूज़ नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पर FSI लेस देन 1.0 है। बिकॉज 1.0 की अगर आपकी FSI है तो समझ में आ गया है कि FSI अगर 1.0 है तो वो एरिया भी बहुत छोटा सा होगा। तो ऐसे छोटे एरिया में गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बना सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस जो जितना भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे गार्डन्स हो, ये बड़े प्लॉट पे अवेलेबल होते हैं। छोटे में गार्डन नहीं बना दिए जाते या छोटे में आपको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं दी जाती। इसीलिए TDR को रेस्ट्रिक्ट किया गया, जहाँ पे FSI 1.0 होगी या कोस्टल एरिया और नो डेवलपमेंट जोन। कोस्टल एरिया में नहीं कर सकते आप और नो डेवलपमेंट जोन में आपकी ये DRC नहीं लगती। उसके बाद एरियाज़ इन टूरिज़्म डेवलपमेंट जोन, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे भी आपकी ये TDR नहीं लगती। तो ऐसे इलाकों में आपकी TDR रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अंडर द रूल्स कंटेन इन अपेंडिक्स 7, DRC or to be issued by the commissioner himself and must state in words and figure the FSI credit in square meter of the build up area to which owner is entitled, the zone credit entitled and the zone in which the development rights are earned and areas in which they can be used. TDR is also subject to the terms and condition of the listed in said appendix. ये TDR को डिक्लेयर करने का पावर होता है कमिश्नर ऑफ सेड म्यूनिसिपल अथॉरिटी, ठीक है। और वो एज पर द अपेंडिक्स 7, कमिश्नर को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अपेंडिक्स 7 के अकॉर्डिंग वो ये सारे रेगुलेशंस आपके देता है। FSI TDR ये सब आपके स्क्वायर मीटर्स में होने चाहिए, ये भी एक रेगुलेशन है, क्योंकि एक जनरल फॉर्म मान लिया जाता है। अ होल्डर ऑफ अ डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट who desire to use the FSI credit certified therein on a particular plot of a land must attend a valid DRC to its application for development permission to the extent required. आपके पास DRC है, that is development right certificate, जो आप ही की एडिशनल लैंड पे आपने आधी लैंड अपनी या जो भी पार्ट था वो डेवलपमेंट के लिए दे दिया, रिमेनिंग लैंड के लिए आपको DRC मिलता है। अब उस DRC पे आपको कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे में यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द परमिशन ऑफ डेवलपमेंट। व्हेन द होल्डर ऑफ द DRC wishes to transfer it to another person, he must submit DRC the commissioner with the application in prescribed form. अपनी DRC दैट इज़ जो उसको सर्टिफिकेट मिलती है वो उसको कमिश्नर को सबमिट करनी पड़ती है विद एन एप्लीकेशन, अगर वो इसको फर्दर किसी को बेचना चाहता है। The commissioner then endorsed the name of the new holder, that is the transferee of the DRC on a certificate and return the same to the applicant. DRC पे जो नया ओनर है उसका नाम वो चढ़ा देगा और रिटर्न कर देगा, ठीक है। Such endorsement is to be made by the commissioner himself and any DRC not having endorsement made by him personally is available for use of the original holder. अगर आपके पास DRC अवेलेबल है, सपोज मिस्टर ए के पास DRC अवेलेबल है, वो कमिश्नर के पास जाते हैं, उनको अपनी जो लैंड है वो बेचनी है या राइट किसी और को ट्रांसफ़र करना है एक अनदर पर्सन को, वो कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर उस पर इंडोर्स करेगा और उसका नाम भी लिखेगा जिसके नाम पे करना चाहता है। तो नाउ DRC इज़ ऑन द लैंड ऑन नेम ऑफ दैट न्यू कमर। बट अगर इंडोर्समेंट नहीं है तो DRC जो मेन वन है जिसका नाम उसमें लिखा है उसी की मानी जाएगी। तो ये थोड़ा सा क्लैरिकल वर्क होता है जो आपको करते आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं द थर्ड पॉइंट, दैट इज हेरिटेज बिल्डिंग एंड प्रेसिडेंट्स। अंडर रेगुलेशन 67 ऑफ द DC रेगुलेशन, द एक्सप्रेशन heritage building and precinct refer to the listed building areas, artifacts, structure, precinct which are the historical or aesthetical or
आर्किटेक्चुरल और कल्चरल वैल्यूज़, तो और एनी कंबाइंड देयर ऑफ, तो इतने सारे लोगों पे ये आपका हेरिटेज स्ट्रक्चर माना जाता है। अंडर द महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 MRTP एक्ट, ये याद रखिएगा, इससे आपका बहुत सामना होने वाला है। बीइंग एज अ एडवोकेट ऑफ एनी दैट कंस्ट्रक्शन हाउस या नॉर्मल एडवोकेट में भी, तो ये MRTP को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सामना होगा ये। फॉर सिविल प्रैक्टिशनर इट्स सेम एज फॉर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर IPC। MRTP में पिनल प्रोविज़न भी हैं, ठीक है। सो हेरिटेज बिल्डिंग एज पर MRTP 1966, हेरिटेज बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग प्रोसेसिंग आर्किटेक्चरल, aesthetic, historical, cultural values and which are declared as a heritage building by the planning authority in whose jurisdiction such building is situated. Heritage proceeding under said act means an area comprising heritage building or heritage buildings and proceeding thereof related to the places. इसीलिए आप जब फिर से ग्रेटर मुंबई की तरफ जब आप आते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपको एक टैग लगा मिलता है हेरिटेज बिल्डिंग, ये अंडर MRTP ही डिक्लेयर होता है। क्यों होता है वो आगे देखिए। द प्रोविजन ऑफ द DC रेगुलेशन रिलेटिंग टू सच बिल्डिंग्स एंड प्रोसीडिंग में बी समराइज एज अंडर नो डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट और इंजीनियरिंग ऑपरेशन और एडिशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर, रिनोवेशन इंक्लूडिंग पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग, replacement of special feature or demolition of whole or any part thereof or plastering of such building or preceding can be done without prior written permission of the commissioner. Means इनमें इन बिल्डिंग्स में अगर आपको पेंटिंग भी करनी है ना तो पहले परमिशन लेनी है कमिश्नर की। नॉर्मल आप अपने बिल्डिंग्स में, आप अपनी सोसाइटी में जो करते हैं वो करिए, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाते तो आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, टूट भी रही है टूट जाने दो, लेकिन जब तक परमिशन नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इवन पेंटिंग भी नहीं कर सकते। इन गिविंग हिज परमिशन एज अबव द कमिश्नर मस्ट एक्ट इन कंसल्टेंट विद द एडवाइस कमिटी कॉल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस कमिश्नर इज ऑथराइज्ड टू ओवररूल द रिकमेंडेशन ऑफ द सेट कमिटी फॉर द रीजन रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग। कमिश्नर को भी परमिशन देनी है तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी से कंसल्ट करने के बाद ही देनी, और ये कमिटी कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। बट इन सम कंडीशन कोई अगर अर्जेंट सिचुएशन आती है तो कमिश्नर बगैर परमिशन भी, उनसे बगैर कंसल्ट किए हुए भी आपको परमिशन दे सकता है, बट उसके लिए उसको रीज़न राइटिंग में लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? एज रिगार्ड द रिलीजियस बिल्डिंग, a list of a heritage building, the changes, repair, addition, alteration, renovation required on a religious ground are to be treated as permissible as long as they are in accordance with the original structure and architecture, design, aesthetic or other special features of the building. However, in such cases also the commissioner must take into the consideration the recommendation of the said committee before arriving at such decision. Religious place जो आपके हैं, जो हेरिटेज डिसाइडेड हैं, उसमें आप नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं, इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है जब तक आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ ना करें। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कुछ अगर आपको चेंजेस करना है तो फर्स्ट सेम प्रोसीजर, गो बिफोर द कमिश्नर इन राइटिंग। कमिश्नर कमेटी से डिस्कस करेगा, हेरिटेज कमेटी से, और उसके बाद वो आपको परमिशन देगा। With the approval of the state government and after the consultation with the above committees, the commissioner has the power to alter, modify or relax any of the provision of the DC regulation if the same is needed for the conservation, preservation, retention or heritage building. Means अगर कोई भी ऐसी नेसेसिटीज़ लगती है तो कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल ले और उसके बाद इसको रेगुलराइज कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है कोई भी कंडीशन रिलेटेड टू द हेरिटेज बिल्डिंग। उसके बाद आता है इफ़ एनी अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन
relaxation provision of the DC regulations are likely to cause undue loss to the owner or losses of the such building or precinct, the commissioner must give opportunity to being heard of a such owner leases or also to the member of the public. सपोज कमिश्नर वो परमिशन नहीं दे रहा है, तो ये परमिशन देना है या नहीं देना है, कोई ऑब्जेक्शन अगर आता है कमिटी से, तो ऐसे में ओनर या उसके जो लीज पे रह रहे हैं लेसी या फिर वहाँ का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी भी हेयरिंग कमिश्नर को लेनी चाहिए कि उनको ये परमिशन क्यों चाहिए. तो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी फॉलो होता है, जिसके अकॉर्डिंग कमिश्नर अपने पावर यूज़ करता है, ऑडी अल्टम पार्टम का यूज़ करता है. एज वी डिस्कस अर्लियर कि जुडिशियल कमिश्नर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुडिशरी में होता है, इनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो इनके लिए भी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगते हैं. बिल्डिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द लिस्टेड हेरिटेज प्रिसिंक्ट मस्ट मेंटेन द स्काईलाइन in the precinct also in existing the surrounding area so as not diminish destroy the value and beauty of the heritage building or precinct. मीन्स यहाँ पे एक लिमिटेशन भी है. आसपास के अगर हेरिटेज बिल्डिंग है तो आसपास के उसमें कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है. आपको ताज कॉरिडोर केस याद होगा, 2007 या 8 में आया था, जहाँ पे ताजमहल के बाजू में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था. उस समय की सीएम थी मायावती जी, उनकी वजह से ये उन्होंने एक डेवलपमेंट प्लान सोचा, लेकिन उस डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की वजह से ताजमहल को नुकसान हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका था बाय स्टे ऑर्डर. राइट. ऐसे ही अगर कोई भी आपके आसपास हेरिटेज बिल्डिंग है तो आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता, ताकि वो जो हेरिटेज बिल्डिंग है वो वापस तो बनने से रही, तो उनका प्रिजर्वेशन किया जा सके, उनको डैमेज ना हो. बाजू में ताजमहल है, आपको इस तरफ 22 पॉइंट या 3.0 5.0 का आपको FSI मिल जाए, आप प्लिंटअप एरिया खोद रहे हैं, आज बाजू की ज़मीन भी खिसक गई, पता चला ताजमहल सड़क के आपके पास आ गया. इसके लिए कंट्रोल किया जाता है इन सब चीज़ों को. ठीक है, सॉइल रिपोर्ट के आधार पे भी. और मुंबई हम सबको मालूम है कि एक 7 आइलैंड पे बना हुआ शहर है. ठीक है, तो इन सारी रेगुलेशंस को जोड़ने के लिए, क्योंकि ज़रा सा कुछ हुआ तो सबसे पहले मुंबई पानी में आएगा, इसके लिए ये रेगुलेशंस ज़रूरी माने जाते हैं. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ अ हेरिटेज बिल्डिंग, आपको 3 तरह के क्लासिफाइड हेरिटेज बिल्डिंग दी हुई हैं. क्या क्या है? ग्रेड 1 comprise the building and precinct of the national or historical importance, embodying excellence in architectural style, design, technology, material use. No intervention is permitted in grade 1 buildings, either exterior or interior, unless it is necessary to the interest of the strengthening and prolonging the life of the buildings or precinct or any part of the feature thereof. Moreover, all development in the areas surrounding grade 1 buildings are to be regulated. Ensure that it does not mar the grandeur or view form the grade 1 building or precinct. मीन्स ग्रेड 1 बिल्डिंग वो बिल्डिंग मानी जाती है जिसमें आपको किसी भी तरह का कुछ भी चेंजेस अलाउड नहीं, टोटल रेस्ट्रिक्टेड, अनलेस एंड अनटिल उस बिल्डिंग को बचाने के लिए आप कुछ ना करें, उसके लिए भी प्रोसीजर्स आर सेम. और अगर ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग आपके आसपास के प्रेमाइसेस में है तो कभी वहाँ पर और कोई चीज़ मत लीजिए, वरना हर एक छोटे काम करने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कोई भी एक्टिविटी उस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा सकता है. ग्रेड 2 में आता है बिल्डिंग विद प्रेसिंग विच आर रीजनल और लोकल इम्पोर्टेंट. ग्रेड 1 में नेशनल इम्पोर्टेंट की बिल्डिंग है, जैसे आपका CST स्टेशन है, BMC बिल्डिंग है, हाई कोर्ट बिल्डिंग है, ये आपकी ग्रेड 1 में आती हैं, ये नेशनल स्ट्रक्चर्स हैं. ग्रेड 2 में ऐसे इम्पोर्टेंस स्ट्रक्चर जो लोकल या रीजनल होते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको
एस्थेटिकल मेरिट, कल्चरल हिस्टोरिकल व्यू ऑफ अ ऑर्डर लोअर देन द ग्रेड 1, ये भी हिस्टोरिकल व्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बट ग्रेड 1 से थोड़ा कम। नेशनल हीरो और स्टेट हीरो में जैसे आप वर्क करते हैं ऐसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में होता है, सेम कंटेंट, ठीक है। और इसमें भी इंटरनल चेंजेस अलाउड है, एक्सटर्नल चेंजेस ऑल्सो परमिटेड सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी का पावर कमिश्नर के पास है। उसके बाद आती है ग्रेड 3 बिल्डिंग। ये वो बिल्डिंग होती हैं जो टाउनस्केप के लिए इम्पॉर्टेंट है। दीज आर द स्ट्रक्चर विच अवोक द आर्किटेक्चरल, एस्थेटिक, सोशोलॉजिकल इंटरेस्ट, दो नॉट एज मच एज ऑफ अ ग्रेड 2। मीन्स आपके सोसाइटी के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट था। आपके लोकल हीरो होते हैं या लोकल कोई उसका हिस्टोरिकल प्लेस था, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ग्रेड 3 में आती हैं। ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के हिसाब से उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन उतनी नहीं होती, कहलाती ये भी हिस्टोरिकल ही हैं। ऐसे में भी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अलाउड है बट अंडर स्क्रूटनी। तो ग्रेड 1 नेशनल, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अनलेस एंड अनटिल कोई भी एकदम इम्पॉर्टेंट उसका स्ट्रक्चर डायलेटेड हो रहा है या स्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है तो अलाउड है। ग्रेड 2 स्टेट लेवल पे है, इंटरनल एक्सटर्नल अलाउड है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन बट अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। और थर्ड वन जो आपके लोकल बॉडीज़ के हिसाब से आती है। तो दीज आर योर डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस 1991 एज इन लैंड लॉ।